नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सविता गावड़े। फिर से एक बार आप सबका स्वागत है कहानियों की दुनिया में। कहानियों की दुनिया में आज हम सुनेंगे मोहन राकेश की कहानी दो राह। चौड़ी सड़क पर चलते हुए केसरी ने महसूस किया वह अकेली है। कोई आगे नहीं, पीछे नहीं, साथ नहीं। जीवन में न दिशा है न मंजिल। अच्छा है, मंजिल का मतलब है कहीं जाकर रुकने की कल्पना। वह ऐसी कल्पना करे ही क्यों। ओवरकोट की जेब में हाथ डाला। सिगरेट केस नहीं था। एक दुकान से सिगरेट लेकर सुलगाई और आगे चला। आकाश में बादल काले भी थे, सफेद भी। काले बादलों में मंथरता थी। उनकी आकृतियां कम बदलती थी। सफेद बादल उड़े जा रहे थे। नए नए रूप बदलकर छितरा जाते थे। केसरी ने मुंह से धुआं छोड़ा। वह थोड़ा ऊपर उठा और गायब हो गया। वह अपने जीवन को मिलाने लगा, काले सफेद बादलों से, मुंह के धुएं से। उसने विचारों को झटका दिया। क्या व्यर्थ की बातें सोचना। क्लब में जाएं, ताश खेलें, पर नहीं, ताश सब खेलते हैं। जो काम सब करें, उसे करने में क्या मजा। तो क्या करें। 6 बज रहे हैं और 11 से पहले नींद नहीं आएगी। पढ़ा जा सकता है, किसी अच्छी सी किताब के सहारे समय बीत सकता है। पर लोग लिखते क्या हैं। अधिकतर शब्दों के ताने बाने। और जब अपने ही विचारों का द्वंद्व समाप्त नहीं होता, तो दूसरों के विचार जानने समझने की चेष्टा अपने पर ही व्यंग नहीं तो और क्या है। बैठकर कुछ सोचे। सोच तो अब भी रहा है। यह बुरी आदत है। टहलते टहलते सोचने का भूत सवार हो जाता है। सिगरेट को जमीन पर फेंक कर उसने मसल दिया। लाल अंगारे की जगह कालीख रह गई। जीवन भी इसी तरह एक दिन। उसने हाथ जेबों में डाल दिए। दृष्टि फिर आकाश की ओर उठ गई। सफेद बादलों की सीढ़ियां सी बन गई थी। पंछी चहकते हुए चक्कर लगा रहे थे। दो एक पंख हवा में उड़ते हुए आए और ओवरकोट से चिपक गए। एक पंख में कई रंग थे। केसरी ने उसे सहलाकर जेब में डाल लिया। फिर सीटी बजाता तेज चलने लगा, मानो जेब में पड़ा पंख उड़ने और चहकने के लिए मजबूर कर रहा हो। दो राहें पर रुका। सामने वाली सड़क बहुत दूर तक सीधी चली जाती है। दाईं ओर से घर जा सकता है। दूर तक सीधे चलते जाना हिम्मत का काम है। वह मुड़ा। सिगरेट मुंह में लगाई तो याद आया कि माचिस नहीं खरीदी। ऐसी बेवकूफियां अक्सर हो जाती हैं। उसे आश्चर्य या पछतावा नहीं। घर तक रोशनी के 13 खंबे हैं। पहला दो राहें पर और अंतिम घर के सामने। इतनी बत्तियां रात में जलती हैं, दिन में बुझी रहती हैं। उसके अंदर जो जलन है वह कभी क्यों नहीं बुझती। पर वह इंसान है, बिजली घर नहीं। इंसान जले तो जलता रहता है, बुझे तो बुझ ही जाता है। यदि इंसान का अपने पर भी नियंत्रण होता, शरीर में जगह जगह बटन होते, एक के दबाने से हंसता, दूसरे के दबाने से रोता, उठने बैठने,
बोलने चालने, सोने खाने, नाचने गाने के अलग अलग बटन होते हैं। केसरी ने कल्पना की कि उसके शरीर में भी बटन लगे हैं, और सोचते ही उसके मुंह से निकल गया, अहमक। होंठ काट कर उसने चारों ओर देखा कि किसी ने सुन तो नहीं लिया। फाटक बंद था। उसने नौकर को आवाज दी। कबीरा जल्दी फाटक खोल गया। ड्राइंग रूम केसरी को नया सा लगा। कबीर ने खूब मेहनत की थी। उसने ओवरकोट सोफे पर फेंक दिया, रेडियो खोल दिया। कबीरा चिट्ठियां लाया। तिपाई की ओर इशारा करके केसरी रेडियो की सुई घुमाता रहा। कव्वाली, ठुमरी, दादरा, गजल, भजन और गीत। वह झुंझलाया। उसे कोई पसंद नहीं आया। रेडियो बंद कर दिया। सिगरेट सुलगाते हुए याद आया कि कबीरा डाक रख गया है। तिपाई पर एक साथ 15-20 चिट्ठियां देखकर उसे आश्चर्य हुआ। आसमानी रंग के लिफाफे के बाहर सुनहरी अक्षरों में न्यू ईयर ग्रीटिंग्स छपा देखकर याद आया कि आज जनवरी की पहली तारीख है। उसने सोच लिया कि सब ऐसे ही कार्ड होंगे। अनुमान ठीक था। गिलबर्ट से पूर्णिमा तक सबने छपे हुए कार्डों के नीचे हस्ताक्षर करके भेजे थे। छोटा नीला लिफाफा बाहर से बंद था। उसे खोला तो कोई छपा हुआ कार्ड नहीं निकला। उसे कुछ तसल्ली हुई। नीले कागज की तह को खोला। हरी शाही से लिखी केवल एक पंक्ति उस पर चमक रही थी। नए वर्ष के दिन, पुराने वर्ष की स्मृतियां। श्यामा। पिछला साल पुराना हो गया। एक दिन के व्यवधान ने पिछले 365 दिनों की समष्टि को अतीत के तहखाने में डाल दिया। जिंदगी के सूत्र में एक और गांठ पड़ गई। पुराने वर्ष की स्मृतियां। वे बातें जो जिंदगी पर गहरी छाप छोड़ गई। उनके लिए छोटा सा शब्द, स्मृतियां। उसने विचारों को रोका। दिमागी ताने बाने कैसी उलझनों में ले जाते हैं। असलियत से दूर वह कहाँ से कहाँ चला जाता है। असलियत यह है कि आज 1 जनवरी है। मित्रों ने खुशी के पैगाम भेजे हैं, और श्यामा ने यह एक पंक्ति जिसके हरे शब्द नीले कागज पर उभर रहे हैं। हरे शब्दों की आकृतियां उसके सामने हैं। इन शब्दों के पीछे जो आकृतियां हैं वे भी धुंध से निकलकर सामने आ रही हैं। शिमले के एक होटल में वह और पूर्णिमा बैठे थे। पूर्णिमा चाय पी रही थी या हल्की चुस्कियों से समय बिताने का बहाना कर रही थी। वह कोहनियां मेज पर रखे एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ से मसल रहा था। उसका प्याला खाली था। सिगरेट का आखिरी टुकड़ा वह ऐश ट्रे में डाल चुका था। पूर्णिमा ने मुस्कुराकर कहा, और सिगरेट क्यों नहीं मंगा लेते? उसने सिर हिलाया। तबीयत नहीं। और चाय? नहीं। कुछ देर दोनों चुप रहे। पूर्णिमा हार कर बोली, यो जरा सी बात से तुम्हारा मूड बिगड़ गया? मेरे अपने विचार हैं। बुरा लगा हो तो मैं इस विषय को फिर छेड़ूंगी भी नहीं। उत्तर न देकर
वह तश्तरी में प्याले को घुमाता रहा। बेरे को देखकर उसने कहा, बिल। बेरे ने प्लेटें उठा ली। सड़क पर चलते हुए पूर्णिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह चुप रहा। पूर्णिमा उतावली सी कहने लगी, मैं मान लेती हूं कि मैं गलती पर थी। तुम कुछ बोलो तो सही। सर्दी कल से अधिक है, उसने उत्तर में कहा। मैंने सर्दी की बात नहीं पूछी। और कोई बात भी हो जिसे मैं कहूं और तुम समझ लो। उसने चोट की थी। पूर्णिमा ने उसका हाथ छोड़ दिया। वह रुकी तो उसे भी रुकना पड़ा। पूर्णिमा ने गंभीर होकर कहा, मैं इधर से घर चलूं? अच्छा। वह आगे चल दिया। पैर तेजी से उठने लगे। वह जल्दी से अपने होटल पहुंचना चाहता था। अकेले बैठकर सोचना चाहता था। पूर्णिमा ने चाय पीते पीते कितनी बातें कह दी थी। स्त्री के रूप कितनी जल्दी बदल जाते हैं। उसे क्या अनुमान था कि पूर्णिमा श्यामा के साथ उसके परिचय को लेकर ऐसी ऐसी बातें कहेंगी। अर्थहीन व्यंग्य। इसीलिए कि श्यामा के साथ उसे सहानुभूति थी, उसने अपने विचारों को छिपाया नहीं। जो सोचा पूर्णिमा से कह दिया। यही गलती हुई। कपट न करना गुनाह है। पूर्णिमा ने यह कहने का साहस किया कि श्यामा उसे बरगला रही है। माना श्यामा के साथ परिचय थोड़े दिनों का था, फिर भी क्या यह उसका फर्ज नहीं था कि उसे रात पार्टी के बाद घर तक छोड़ आता? रिक्शा नहीं मिला, वह पैदल अकेली जाती। वह पूर्णिमा के साथ कई बार गया है, तो श्यामा को ही क्यों टाल देता? श्यामा पहले परिचय में उसे लगा था कि वह एक कली की तरह है, जिसे शबनम घुलने से पहले नाखून चुभो दिया गया है। दूसरे परिचय में वह अधिक जान गया था। वह होटल पहुंच गया। सीधा अपने कमरे में जाता, पर बेरे ने पहले ही उसे एक पर्चा दिया। श्यामा ने घर आने के लिए लिखा था। पर्चा मिलते ही उसने छोटे से कागज के टुकड़े की अवहेलना करनी चाहिए, पर उसके मन ने विद्रोह किया। यह कमजोरी क्यों? एक साधारण व्यंग्य के आगे वह क्यों झुक जाए? पूर्णिमा की आलोचना का महत्व ही क्या है? उसे जाना चाहिए, पर जाकर होगा भी क्या? श्यामा की मलिन हंसी, सोच सोच कर कहे हुए शब्द। वह पहली से रहना चाहती हैं तो बुलाने से मतलब? दिखावटी घनिष्ठता। वह लोगों के व्यंग सहे, उन्हें उंगली उठाने का मौका दें, किस लिए? नहीं, वह स्त्री है। एक उलझन जो अपने आप सुलझती है, मगर धीरे धीरे। वह एक जाल की तरह फैलती है, मगर स्वयं ही उधड़ने लगती है। फिर वह अभी उसका साधारण परिचय है, उसका साधारण परिचित है। साधारण परिचित। साधारण परिचित को कोई ऐसे बुला भेजता है? वह सड़क पर आ गया था। पैर चल रहे थे। वह जा रहा था।
हृदय में गति थी, पैरों में गति थी, मस्तिष्क में गति थी, पर जैसे सब गतियों के सत्ता केंद्र अलग अलग थे। उन्हें आपस में न मतलब था, न पहचान। वह भूला सा जा रहा था, सोच रहा था। श्यामा के साथ उसका परिचय नहीं था। पार्टी में इतने मित्र थे, पर श्यामा ने उसे ही साथ चलने को कहा। घर पहुंचने से पहले बाग में टहलने का सुझाव दिया। फिर चाय पर बुलाकर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछती रही। उस दिन जीवन की बेजारियों की ओर संकेत करके वह बार बार उसकी आंखों में क्यों देखती थी। फिर आज उसने घर बुलाया और वह खुद श्यामा के बारे में क्यों पूर्णिमा से इतनी पूछताछ करता रहा। उससे कह बैठा था कि श्यामा में एक विचित्र आकर्षण है जो साधारण लड़कियों में नहीं होता। पूर्णिमा इसीलिए चिढ़ी थी। चांदनी में परछाई उसके आगे आगे चल रही थी, जैसे अचेतन मन पैरों को खींच रहा हो। वह अचानक रुका। जहां से मुड़ना था वहां से वह आगे निकल आया था। एक दृष्टि लंबे रास्ते पर डालकर वह लौटा। श्यामा कितनी उत्सुक थी। गोल कमरे में ले गई और खुद ही उसके ओवरकोट के बटन खोलने लगी। उसने ओवरकोट नहीं उतारा, सोफे पर बैठ गया। श्यामा साथ आ बैठी। एक किताब के पन्ने पलटते हुए उसने पूछा, तबीयत ठीक है ना? बिल्कुल। पर्चा मिल गया था? हाँ। कैसे याद किया? बात करने को जी चाहता था। हेयर पिन उतार कर फिर लगाते हुए वह बोली, माँ गई है चंचल को छोड़ने। अकेले दिल नहीं लग रहा था। तुम्हें अकेले रहना बहुत पसंद है, तुमने कहा था। हाँ, पर हमेशा नहीं। वह मुस्कुराई। ताज़ा मेकअप चेहरे पर खिल रहा था, पर उस ताजगी में भी मलिनता छिपी हुई थी। वह देख रहा था सौंदर्य से अधिक उस दयनीयता को। श्यामा की आंखें जरा झुकी। उन्हें अच्छी तरह लजाना नहीं आता था। एक गिलास पानी नौकरानी से कह दो। वह स्वयं उठी। जाते जाते उसने कहा, नौकरानी घर में नहीं है। श्यामा दरवाजे से निकल गई, तो भी कमरे में बसी हुई सुगंध उसकी उपस्थिति का आभास देती रही। वह दृष्टि घुमाकर कमरे की चीजें देखने लगा। फर्नीचर में चमक थी। मेज पोश नए थे। मेज पर लेटर पैड था। लेटर पैड के पहले पहले सफ़े पर पेंसिल से लिखे दो शब्द, डियर मिस्टर। मिस्टर काट दिया गया था। सजावट के सामान में दो अर्धनग्न परियां। श्यामा पानी ले आई। गिलास लेते हुए उसने उसकी उंगली में अंगूठी देखी। अंगूठी में नीलम नीलम में अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर एस। 4 घूंट पीकर उसने गिलास रख दिया। श्यामा अपनी पहली जगह पर बैठ गई। नौकरानी कहाँ चली गई? उसने पूछा। आज उसकी छुट्टी है, वह बोली। छुट्टी? मैंने कहा एक दिन आराम कर ले।
रोज तो काम करती हैं। होंठ फिर मुस्कुराए, पर वह भौं पर खेलती करुणा को देखता रहा। पर्चा देने कौन गया था? उसने पूछा। मैं। श्यामा की बाह उसके ओवरकोट की सिकुड़नों को छूने लगी थी। तुम गई थी? उसके स्वर में आश्चर्य था। क्यों? कोई हर्ष था? श्यामा वाचाल बनने की चेष्टा कर रही थी। वह देख रहा था उसकी आंखें, आंखें जो बहुत गहरी थी। उनके तह तक जाना उसके वश में नहीं था। वह देखता रहा। 15 दिन में श्यामा एक अनबुझ पहेली के हल की तरह सरल लगने लगी। वह समझ चुका, वह समझा चुकी, बात साफ थी। वह श्यामा के जीवन में पहला पुरुष नहीं था। पूर्णिमा की कई बातें सच थी, पर जिस सच्चाई को वह कड़वी कहती थी, वह श्यामा के पतले होठों से कितनी लुभावनी और मधुर बनकर निकलती थी। उसकी छाती के बालों से खेलती हुई श्यामा बोली बोली थी, उसने पहले भी प्यार किया है। वह इसे भूल नहीं मानती। शील उसके यौवन से निकट परिचित पहला युवक था। वह उसी से खेलने लगी, मगर वह दूर दूर रही है, शील की भावुकता को उत्तेजित करने के लिए। फिर शील अचानक चला गया। इसे दुख नहीं है। निर्झर की उमंग की तरह यौवन की पहली उमंग थी। शील उसकी गति में अवरोध बनकर आया। वह जीत गई, समझी कि जीत गई। वह बह जो वह बह जो गया। गंभीर मैदान की गोद में आने से पहले नदी कई बार गिरती, टूटती और बिखरती है। यह अपराध नहीं, सत्ता का अनुभव है। अब वह भी जीवन के समस्तर को पहचान चुकी है। उसे मंथर होकर चलना है। श्यामा उसे समझाने के लिए इतनी बातें कहती, वह उसके होठों की थिरकने गिनता, पलकों के निमेष गिनता, माथे की सिकुड़ने गिनता। श्यामा समझती थी उसे बोलना चाहिए। वह जानता था बोलने से चुप रहना अधिक अच्छा है। उन होठों को, उन पलकों को देखते रहना। 15 दिन, 15 दिनों की कहानियां बन गई। कहा जाता श्यामा चरित्रहीन है, केसरी पर डोरे डाल रही है, उसे फुसला रही है। श्यामा जो कभी शील से प्यार का दम भरती थी, शील के शंघाई चले जाने पर, वहां से उसे पत्र न लिखने पर, उपहार न भेजने पर, अपना सिक्का दूसरे पर आजमाने चली है, जैसे खिलौने से खेल रही हो। एक टूट गया, दूसरा सही। वह सुनता था, वह देखता था, लोग इशारे करते थे। श्यामा उसकी बाह में बाह डालकर चलती थी। लोग आवाजें कसते थे। वह मुस्कुराता था। किसी की परवाह वह क्यों करे? वह श्यामा से प्यार कर रहा था। उसके व्यवहार के लिए नहीं, सौंदर्य के लिए नहीं, उस मलिनता को दूर करने के लिए जो उसके व्यवहार में घुलती जा रही थी, उसके सौंदर्य में घुलती जा रही थी। तिरस्कृत होने की भावना बेचारी के जीवन रस को सुखा देती।
वह यह नहीं चाहता था। सहानुभूति हो जाती है और सहानुभूति से प्यार। उस दिन प्रातः की झड़ी दोपहर बाद रुकी। अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा वह पढ़ रहा था। दरवाजा खुला और बंद हुआ। पूर्णिमा थी। पूर्णिमा इतने दिनों के बाद। वह स्वागत के लिए उठा। पूर्णिमा बैठी। कुछ क्षण चुपचाप उसकी आंखों में देखती रही। आज कैसे भूल पड़ी? उसने फिर पूछा। मिलने चली आई। तुमने कहा था ना कि 4 सप्ताह से अधिक नहीं रहोगे यहाँ। ख्याल है अभी रहूंगा। पूर्णिमा जरा गंभीर होकर बोली। तुम्हारा विचार रहने का है, मैं जानती हूं, पर तुम रहोगे नहीं शायद। पूर्णिमा की बात उसकी समझ में नहीं आई। वह इतने निश्चित स्वर में कह रही थी कि पल भर के लिए उसे स्वयं ही अपनी बात पर संदेह हो गया। फिर यह सोचा कि शायद पूर्णिमा यह समझती हो कि वह श्यामा के साथ उसे 4 बजे चाय पीनी थी। 3:30 हो चुके थे। वह बोला, चलते चलते बात करें तो कैसा रहे? 4 बजे मेरी चाय है। श्यामा के साथ? वह बोला नहीं। केवल वह बोला नहीं, केवल सिर हिला दिया। कहा, अपॉइंटमेंट है। उसने पूर्णिमा को देखा। पूर्णिमा की दृष्टि में भी उतना ही व्यंग था जितना स्वर में। उसके घर पर ही? उसने टाई ठीक करते करते उत्तर दिया। पर वह आज घर पर नहीं है। पूर्णिमा ने स्वर में अधिक गंभीरता लाने की कोशिश की। 4 बजे तक आ जाएगी। वह अपॉइंटमेंट मिस नहीं करती। वह आज किसी वक्त भी घर पर नहीं आएगी। कोट को हैंगर पर ही छोड़कर पूर्णिमा के चेहरे को पढ़ लेने के इरादे से वह उसके निकट आया। पूर्णिमा की आंखें स्थिर थीं और भौहें जैसे उपहास कर रही थीं। आएगी नहीं? तुमसे किसने कहा? उसने पूछ लिया। श्यामा की माँ ने। श्यामा की माँ ने? हाँ। श्यामा 2-4 दिन लाहौर रहेगी, फिर कराची जाएगी और वहां से शायद। पूर्णिमा, वह अस्वाभाविक स्वर में बोला। तुम्हें किसने बहका दिया? मैं ही नहीं, तुम्हारे सब मित्र जानते हैं। वह और निकट आया। स्वर को स्वाभाविक रखकर उसने कहा, यह क्या पहेली है? श्यामा लाहौर रहेगी, कराची जाएगी। शील का यही प्रोग्राम है। शील का? श्यामा की माँ कहती थी। कराची से शायद उसे शंघाई जाना पड़े। फिट करती एक मोटरसाइकिल तेजी से आई और निकल गई। केसरी के विचारों का तांता टूटा। होटल नहीं, उसका घर। पूर्णिमा नहीं, सामने तिपाई पर नए साल के ग्रीटिंग कार्ड्स। हाथों में नीले कागज पर हरी पंक्ति। पुराने वर्ष की स्मृतियां। वह बड़बड़ाया। झटके के साथ उसने छोटा कोट उतारा और सामने कुर्सी पर फेंक दिया। शरीर कुछ ऐसे हल्का हो गया जैसे पुराना साल गले से उतार फेंका हो।
फिर वह सोफे पर लेट गया और हरे कागज को गोल करके उसके अंदर से छत की कड़ियों को देखने लगा। एक के बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। बाहर अंधेरा गहरा होता गया। तो दोस्तों, यह थी कहानी दो राह। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए कहानियों के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी और प्रस्तुतिकरण कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।